हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपना चल रहा था, जिसमें आज अपन बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। तो देखिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर मैं बात करूं, कुछ इसकी थ्योरेटिकल बातें हैं जो आपको समझनी है। देन इसके बाद में जो वाइब्रेशनल एनर्जी है एंड इसके बेस जो भी क्वेश्चन है उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई एटम्स है जिसका मॉलिक्यूलर मास m1 है। ओके। और अगर मैं बात करूं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, तो इस तरह से जो अपना स्प्रिंग होता है, ठीक है, दूसरा एटम है जिसका मॉलिक्यूलर मास m2 है। ओके। तो अपन बात कर रहे हैं कि अगर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हुक्स। हुक्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो वाइब्रेशन अपन करवाते हैं, तो वाइब्रेशन से जो जो डिस्प्लेसमेंट होता है इस हार्मोनिक ऑसिलेटर में, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अपने को देखने को मिलता है। इनके साथ ही एक रिस्टोरिंग फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर दिखाई देता है। जैसे अगर मैं बात करूं सिंपली, अगर मैं इसको इधर वाइब्रेट करवाऊंगा तो क्या होता है, इस साइड भी जाएगा और ये इस साइड भी जाएगा। तो होने का मीनिंग्स क्या है, जब भी अगर मैं इस पे वाइब्रेशन की बात करता हूँ, मॉलिक्यूल्स को अगर मैं इधर खींचता हूँ, तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है। और उस डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट होने से रोकने के लिए, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मॉलिक्यूल्स को अपनी पुरानी पोजीशन में लाने के लिए एक फोर्स लगता है जिसको अपन बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हॉकीज या फिर हुक्स लॉ अपन इसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन द periodic displacement occurs, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है, एंड एंड रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स जहां पे अपन बोल सकते हैं, देखिए जो R माइनस आर ई लिखा है मैंने, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करूं तो उसकी डिस्टेंस क्या है, आर ई है। और कितना अपने डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, उसमें आर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं एटम के बीच में, डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट के जो बाद की लेंथ है, अगर मैं इनको सिंपली लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, तो आर को क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बाद की लेंथ होगा, ठीक है। और जो आर माइनस आर ई होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बातें। अब देखिए, सिंपली अपन जो हार्मोनिक की ऑसिलेटर है उसमें अपन बात करते हैं कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, मेन मुद्दे की बात है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है इसकी, ईवी, ये होती है वी प्लस हाफ एच न्यू जूल में। ये अपने को ध्यान रखना, जो वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ईवी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच न्यू जूल में होती है, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं, ये वी अपने वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं वी इज इक्वल टू 0 1 2 3 एटसेट्रा, ठीक है। और इसी इक्वेशन को और मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं ईवी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ ओमेगा ओ एस सी,
ओमेगा बार है, ओएससी मतलब ऑसिलेटर है, ठीक है। और ये जो होगा अपना, ये होगा सेंटीमीटर इनवर्स में होगा, ठीक है। तो पहले वाला अपन देखें तो हाफ एच न्यू, और अगर ये बात करूं मैं सेंटीमीटर इनवर्स की, तो अपन क्या करते हैं इसमें, एच सी का अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर इसी को मैं लिखूं ईवी इज इक्वल टू ईवी अपॉन एच सी, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अपना वी प्लस हाफ एच न्यू अपॉन एच सी। तो एच से एच क्रॉस हो जाएगा, न्यू अपॉन सी को अपन क्या लिख देंगे, ओमेगा सी। या फिर न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू क्या होता है अपना, न्यू बार होता है, और न्यू बार को ही अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओमेगा ओ एस सी लिखते हैं। तो क्लियर है मामला, एक अपने को ये इक्वेशन ध्यान में रखना है। चलिए आगे। हाँ जी, अब मैं बात करता हूँ पोजीशन ऑफ लाइंस या फिर ट्रांजिशन एनर्जी की बात करते हैं। ट्रांजिशन एनर्जी, इससे पहले अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसका सिलेक्शन रूल क्या होता है। तो इसका सिलेक्शन रूल अपन बोलते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये इसका सिलेक्शन रूल होता है। तो पोजीशन की अपन बात करें, मान लीजिए ये एक वाइब्रेशन लेवल है वी, और इससे ट्रांजिशन हो रहा है दूसरे वाइब्रेशन लेवल में वी प्लस वन में, मतलब एक से ज्यादा मतलब एक जो ट्रांजिशन हो रहा है अपना, वो प्लस वन में ट्रांजिशन हो रहा है, ओके। तो इसकी जो एनर्जी है, इसको अपन क्या बोल देंगे, डेल्टा ई। और ये क्या हो जाएगी अपनी, हाँ जी, ये हो जाएगी अपनी डेल्टा ई बी प्लस वन माइनस डेल्टा ई, दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, डेल्टा ई बी प्लस वन और डेल्टा ई वी, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा ओमेगा बार ओ एस सी, ठीक है। जहां पे वी है, जहाँ पे मतलब अपन बात करेंगे v और v प्लस वन, ठीक है। तो जहाँ पे अगर मैं इसको लिख रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस वन लिखते जाएंगे, ठीक है, v प्लस वन। और जहाँ पे v है वो सिंपल है अपना, ठीक है। तो अपन बिल्कुल ये देखेंगे कि 3/2, ये अपना डाटा क्या हो जाता है, 3/2 होता है। और इसमें अपन 1/2 अगर माइनस करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, अपने को 1 मिलता है। तो 1 ओमेगा सी अपने को मिलता है। अपन ने पहले भी इस तरह के केसेस किए हैं, देखे हैं। चलिए, ये अपने को एनर्जी मिलती है, जो ट्रांजिशन एनर्जी मिलती है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं डेल्टा ई इज इक्वल टू या फिर प्रोपोर्शनल ओमेगा बार ओ एस सी। और ओमेगा बार ओ एस सी क्या होता है अपना, ओमेगा बार ओ एस सी या फिर न्यू बार इसको अपन बोले, तो ये भी अपन ने पढ़ रखा है 2 पाई सी के अपॉन म्यू, ओके है। सेंटीमीटर इनवर्स की बात करते हैं, ये अपने को एक जो संबंध है वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फंडामेंटल्स बैंड के लिए जो अपने को संबंध दिखाई देता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इनके वाइब्रेशन लेवल की एनर्जीज की बात करते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन लेवल की एनर्जी की बात करें, हाँ जी, देखिएगा। वाइब्रेशन लेवल की एनर्जी, एक एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल है वाइब्रेशन लेवल, ठीक है। जैसे ये अपना चौथा वाइब्रेशन लेवल, इसी तरह से अपन
ये वाइब्रेशन, देखिए वाइब्रेशन लेवल अपन ज़्यादा भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर अपन ज़्यादा वाइब्रेशन लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये क्या हो जाता है, ये अपना एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में चेंज हो जाता है। मतलब एक तरह से इलास्टिक नेचर का होता है, बॉन्ड का जो डिस्प्लेसमेंट था वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, तो ये सिंपली पोटेंशियल एनर्जी अपनी, और ये अपन बोले x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले वाइब्रेशन लेवल 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वाइब्रेशन लेवल 0, ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, हाँ जी देखिए, ई वी इज इक्वल टू क्या है, v प्लस हाफ ओमेगा ओ एस सी। ओके, तो यहाँ पे अगर v की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी अपनी वो आ जाएगी हाफ ओमेगा ओ एस सी। ओके है, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो आ जाएगी हाफ ओमेगा बार ओ एस सी। और अगर v की वैल्यू में 1 रखता हूँ तो कितनी आ जाएगी अपनी, 3/2, 3/2 ओमेगा बार ओ एस सी। v की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये आ जाएगी 5/2 ओमेगा बार ओ एस सी। 3 रखता हूँ, या फिर अगर अपन 4 की बात करते हैं तो ये आ जाएगी 7/2 ओमेगा बार ओ एस सी, और ये आ जाएगी 9/2 ओमेगा बार ओ एस सी। अब यहाँ पे एक चीज अपन और देखते हैं। ठीक है, एक चीज अपन और देखते हैं यहाँ पे कि जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वाइब्रेशन लेवल के बीच का वो कितना होता है। वो देखिए हर चीज में अपन देखेंगे तो ये होता है ओमेगा बार ओ एस सी। जैसा कि अपन ने पहले भी देखा है कि जो डिफरेंस है ट्रांजिशन लेवल का, जो भी सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं उसका जो डिफरेंस क्या होता है, ओमेगा बार ओ एस सी होता है। क्लियर है, तो सबके बीच का डिफरेंस क्या है अपना, 5/2 में 3/2 गया, कितना बचा अपना, ओमेगा बार ओ एस सी। सबका डिफरेंस क्या है, ओमेगा बार ओ एस सी है। एक मैं बात करूंगा जहां पे वाइब्रेशन लेवल 0 है तो उस एनर्जी को बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी अपनी कितनी हो जाएगी, हाफ ओमेगा बार ओ एस सी। अपने को क्या कर देंगे, ओमेगा बार फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू दे देंगे, 0 पॉइंट एनर्जी अपने को कैलकुलेट करवा लेंगे। क्लियर है यहाँ तक का मुद्दा। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वापस मैं एक बार आपसे रिपीट करता हूँ। देखिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जब अपन बात करते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह से इसको अपन डिस्प्लेसमेंट करते हैं, आगे तक ले जाते हैं। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा अपना आर माइनस आर ई डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम से कितना होगा, आर माइनस आर ई होगा। आर जहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बाद की जो लेंथ होती है उसको अपन आर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से अपन जो क्वांटम मैकेनिक्स से जो वाइब्रेशनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो इतनी करते हैं। इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये वाइब्रेशनल लेवल्स हो जाएंगे अपने, और जो एनर्जी डिफरेंस है इससे पहले अपन देखेंगे सिलेक्शन रूल इसका ये कहता है, और अपन सिलेक्शन रूल का जो एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं तो वो अपने को मिलती है ओमेगा बार ओ एस सी अपने को मिलती है। ठीक है, तो अलग अलग वाइब्रेशन लेवल की अपन ने एनर्जी कैलकुलेट की। अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन है देखिए सिंपल सा, कैलकुलेट कैलकुलेट फंडामेंटल कैलकुलेट फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर HCl molecule, HCl molecule of the force constant for HCl is 517.3 न्यूटन मीटर पर मीटर। ठीक है, आपको क्या डाटा दे रखा है, फोर्स कांस्टेंट की डाटा अपने को दे रखा है। अपन एक चीज जानते हैं कि जो ट्रांजिशनल एनर्जी होती है ये क्या होती है, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको म्यू बार बोल सकता हूँ, या फिर इसी को अपन ओमेगा बार ओ एस सी बोल सकते हैं। और ये क्या होती है, 1/2 पाई सी के अपॉन न्यू। ठीक है, यहाँ पे ये रिड्यूस मास होता है, ये यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, के
और के की वैल्यू अपने को दे रखी है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये अपन ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही पढ़ रखा है ये सारी चीजें। तो HCl कितना हो जाएगा, H का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 35.5। ठीक है, तो 1 इंटू 35.5, ये Cl है H और ये M2 के लिए Cl, तो मोलिकुलर वेट बिल्कुल है 1 प्लस 35.5, तो ये अपने को आ जाएगा 35.5 अपॉन 36.5। ओके है, ये अपने को डाटा आज मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए अपने को क्या करना है, आपको क्या करना है, हाँ जी, ओमेगा बार ओवर सी अपने को कैलकुलेट करना है। 1/2, पाई की वैल्यू 3.14 है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.8। हाँ जी, अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूं तो यह आ जाएगा 6.02 6.27 6.27 सॉरी 1.67 इंटू 10⁻27 kg में ये रिड्यूस्ड मास आ जाएगा। और अपन यहाँ पे भी लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ओके, और के की वैल्यू अपन जो अपने को दे रखी है 517.3 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी, ये सारी वैल्यू अपन लिखेंगे 35.5 अपॉन 36.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। ये अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल मैथ वाले बच्चे इसका ध्यान रखना, टेक्निकल अपन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चले, 0 पॉइंट एनर्जी की बात करते हैं तो 1/2 ओमेगा OSC होता है, या फिर 1/2 डेल्टा ई होता है। ठीक है, या फिर अगर अगर मैं बात करूं कि इसी क्वेश्चन में अगर आपको 0 पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करवा दे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो थोड़ा सा अपन टेक्निकल सोचेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। 0 पॉइंट एनर्जी अपनी क्या होती है, हाफ ओमेगा बार OSC, और ओमेगा बार OSC क्या है 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2πc और k अपॉन म्यू। तो जितनी जो वैल्यू आएगी उसका हाफ क्या होगा अपना 0 पॉइंट एनर्जी होगा। क्लियर है मुद्दा? ठीक है, अब चलते हैं अपन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में आइसोटोप इफेक्ट की बात करें। आइसोटोप इफेक्ट, तो देखिए जो ट्रांजिशन एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ये क्या होती है, प्रोपोर्शनल ओमेगा बार OSC, और ये होता है अपना 1/2πc k अपॉन म्यू, ये रिड्यूस्ड मास होता है। ठीक है, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। तो जो एनर्जी है डेल्टा ई है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/√μ के। क्लियर है? आइसोटोप इफेक्ट की अगर अपन बात करें, और मैं ये बोल रहा हूं कि अपन ने HCl को हटा करके क्या कर दिया, DCl कर दिया। ठीक है, तो अपने लिए इसकी एनर्जी क्या है, मान लीजिए डेल्टा ई है, और इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा ई डैश मान रहे हैं अपन। ठीक है, इसके लिए म्यू कितना है अपना, मान लीजिए म्यू है रेड्यूस्ड मास, और इसके लिए रेड्यूस्ड मास कितना है, म्यू डैश है। तो अपन किस तरह से सोचेंगे, अपन सोचेंगे, देखिए अगर मान लीजिए अपना ये है, ठीक है, तो अपन क्या चाह रहे हैं, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो म्यू डैश का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे रूट, ये हो जाएगा म्यू HCl और ये हो जाएगा म्यू DCl। बताओ कोई समस्या है क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ HCl के लिए डेल्टा ई, और DCl के लिए, या फिर कोई भी अपन चेंज कर रहे हैं उसके लिए डेल्टा ई डैश अपन मानेंगे, और चेंज कर रहे हैं उसके लिए रेड्यूस्ड मास म्यू डैश मानेंगे, और जो पहले से दे रखा है उसके लिए रेड्यूस्ड मास म्यू है अपना। और इसकी वैल्यू आप हमेशा ध्यान रखना, म्यू HCl अपॉन म्यू DCl, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.4। ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत अपने को सहूलियत मिलेगी इस तरह के क्वेश्चन करने में। अब एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं मैं, क्वेश्चन आपको दे रखा है
द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ HCl molecule is 2900, हाँ जी, सेंटीमीटर इनवर्स. then the then the fundamental frequency of DCl molecule will be, आपको HCl की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, DCl की आपको पूछी है. अपन ये जानते हैं डेल्टा ई, यही क्या होता है अपना ओमेगा बार ओवर सी. ठीक है, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यू बार बोलते हैं. तो न्यू बार डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू, ये अपना हो जाएगा, हाँ जी, इसको मैं क्या बोल दूं, 1.4 बोल दूं. ये तो किया अपन ने. तो न्यू DCl, न्यू बार DCl के लिए यूज कर रहे हैं, और न्यू HCl इज इक्वल टू 1/1.4. और यहाँ पे अपने को ये निकालना है, ये अपने को गिवन है. तो न्यू DCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू न्यू HCl, और न्यू HCl की वैल्यू अपने को दे रखी है 2900 सेंटीमीटर इनवर्स. इजीली अपन इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं. ठीक है, और अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपको यहाँ पे अगर पूछ ले जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होगी, आपको क्या पूछ ले, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होगी, तो जो वैल्यू आती है, जो वैल्यू अपने को निकलती है, उसी को, उसमें अपने को हाफ का भाग देना है. ठीक है, उसी को अपन जीरो पॉइंट एनर्जी बोल देंगे. क्लियर है बात, मामला ठीक है. चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर. इसमें केवल यही चीज अपने को ध्यान रखनी है, आइसोटोप इफेक्ट पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी कैसे कैलकुलेट करवाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर. एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, देखिए मैं क्या बोलता हूं आपको, समझना थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें इसकी, कि जो अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो भी जो मॉलिक्यूल्स है अपने M1 M2, अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या होता है, प्रेडिक्ट नहीं होता है. एक्चुअली में प्रेडिक्ट नहीं होता है, एक लिमिट के बाद में बॉन्ड को खींचने पर बॉन्ड टूट जाता है. ठीक है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह भी है, करने लग जाता है. तो मैं क्या बोलता हूं, अगर रियल मॉलिक्यूल्स की अपन बात करें, मतलब इन केस ऑफ रियल मॉलिक्यूल्स, द केमिकल बॉन्ड, इनका जो बीच का जो बॉन्ड है, इज नॉट रिजिड, ये कभी भी रिजिड नहीं होता है, बट इट इज द इलास्टिक नेचर, ये इलास्टिक नेचर का होता है. समझना आप, फिर अपने शब्दों में लिख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ. किसी भी अपन रियल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जिसमें जो केमिकल बॉन्ड होता है वो रिजिड नहीं होता है. ठीक है, बट बल्कि वो क्या होता है, इलास्टिक नेचर का होता है. तो मतलब जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, इज नॉट नेग्लिजिबल इन द सिचुएशन मॉलिक्यूल इज डिसोसिएट, या फिर ब्रेक हो जाता है. ठीक है, मतलब एक अपन अगर बात करें, एक लिमिट के बाद में अगर बॉन्ड को अपन खींचते हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ठीक है, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो अपन कर्व की बात कर रहे थे, पैराबोलिक जो कर्व अपना मिल रहा था इस तरह से, कि यहाँ पे क्या होता है कि जो पैराबोलिक कर्व था ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है, ये लेस पैराबोलिक हो जाता है, एंड इसी को अपन बोलते हैं, एक साइंटिस्ट था मोर्से पोटेंशियल एनर्जी कर्व है. इसको अपन क्या, मतलब कुछ इस तरह का अपने को देखने को मिलता है, जैसे अपन इस तरह से. ठीक है, जैसे जैसे अपन जो वाइब्रेशन लेवल बढ़ाते जाते हैं तो अपने को
ये जो पैराबोलिक कर्व है ये लेस पैराबोलिक कर्व है अपने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे अपन वाइब्रेशन लेवल्स बढ़ाएंगे तो जो केमिकल बॉन्ड है वो इलास्टिक नेचर का होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स, जिसको अपन बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड है रिजिड नहीं होता है, तो एक लिमिट के बाद में वो ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर है बात को? और इसी थ्योरी को अपन बोलते हैं, इसी कर्व को अपन क्या बोलते हैं, मोरसे पोटेंशियल कर्व बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो अपन ये देखेंगे जो वाइब्रेशन लेवल की जो एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होगी। सिंपली अपन ने देखा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाँ जी, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में सिंपली जो थ्योरेटिकल बात है वो मैंने आपको बताई है कि एक लिमिट के बाद में जो रियल मॉलिक्यूल्स का जो केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और वाइब्रेशन लेवल्स जैसे जैसे अपन बढ़ाते हैं अपने को जो पैराबोलिक जो कर्व है वो अपने को नहीं मिलता है, अपने को लेस पैराबोलिक कर्व अपने को मिलता है, जिसको अपन मोर्शे पोटेंशियल एनर्जी कर्व के नाम से बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो एनर्जी होती है, वाइब्रेशन लेवल की एनर्जी, वो क्या होती है, ठीक है, वाइब्रेशन लेवल की जो एनर्जी है वो क्या होती है। एक यहाँ पे जो पीएम मोर्स था, पीएम मोर्स ने एक्सपेरिमेंटली क्या चीज बोली थी उसको भी आप लिख सकते हो। पीएम मोर्स ने जो एनर्जी की बात करी वो है अपना डीई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -a, कभी कभार पूछ लिया जाता है R-RE, ये लीजिए, ठीक है। जहां पे ये जो इक्वेशन है इसको अपन कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब अपने को सही इक्वेशन पूछ सकते हैं पीएम मोर्स ने क्या इक्वेशन दी थी, तो इसी इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, और ये हो जाएगा अपना -a R-RE, ठीक है। या फिर मैं ये जो एनर्जी है इसको मैं लिख सकता हूँ डीई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, और ये अपना हो जाएगा ax, इस तरह से। जहां पे डीई है वो क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और अपने को काफी बार ये पूछा जाता है डीई कैलकुलेट कीजिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, तो उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा ई अपॉन 4 एक्सी, ओमेगा ई अपॉन 4 एक्सी। एक्सी अपना होता है एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट होता है, एक्सी क्या होता है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट होता है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अपने को दे के रखेंगे, बहुत ही स्मॉल वैल्यूज होती है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी जहां पे अपन बात करते हैं इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी। तो आपको सीधा सीधा यहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, पीएम मोर्स के अनुसार कौन सी करेक्ट इक्वेशन थी, ठीक है। तो तीनों करेक्ट इक्वेशन है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात, इसमें डिसोसिएशन एनर्जी अपने को कैलकुलेट करवा सकते हैं, जिसका फॉर्मूला अपने को ये दे रखा है ओमेगा बार ई अपॉन 4 एक्स ई, जहाँ पे एक्स ई क्या होता है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट होता है, जो एक बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट होता है। दूसरा ओमेगा बार ई क्या होता है अपना इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी, ई जिसको अपन इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी अपन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पे क्वांटम मैकेनिक्स लगाते हैं तो जो इनकी एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, वो अपने को क्या मिलती है, ईवी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ ओमेगा बार, यहाँ पे ई लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। ये तो किसकी एनर्जी है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। और उसमें से जो एनर्जी माइनस होती है, जैसे अपन ने रिजिड रोटेटर नॉन रिजिड रोटेटर की बात की थी, ठीक है, तो v प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई, ये अपने को एनर्जी देखने को मिलती है जब भी अपन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं। चलिए, जहाँ पे एक्सी अपना क्या है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है,
और ये जो अक्सी है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ये जो अक्सी है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, किससे? फ्रीक्वेंसी से, इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी से इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं जीरो पॉइंट एनर्जी की, बात करूं जीरो पॉइंट एनर्जी मतलब v इज इक्वल टू जीरो, तो अपने को क्या मिलेगी? ई जीरो इज इक्वल टू हाफ ओमेगा बार ई माइनस ये हो जाएगा 1/4। बी की जगह अपन जीरो रख देंगे दोनों जगह, और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा ओमेगा ई अक्सी। ओके है, ये अपने को जीरो पॉइंट एनर्जी मिलेगी। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल देखिए, सिलेक्शन रूल इसका जो डेल्टा बी है वाइब्रेशनल लेवल है वो क्या हो सकते हैं? +-1 भी हो सकते हैं, +-2 भी हो सकते हैं, +-3 एटसेट्रा आगे चलते रहते हैं। ठीक है, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जीरो वाइब्रेशन लेवल से 1 में भी ट्रांजिशन हो सकता है, 0 से 2 में भी हो सकता है, 0 से 3 में भी हो सकता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1 से 2 में हो सकता है, 1 से 3 में हो सकता है, 1 से 4 में हो सकता है, या फिर 2 से 3 में, 2 से 4 में, सारे टाइप के ट्रांजिशन इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने को इनका स्पेक्ट्रा समझना है। स्पेक्ट्रा अगर समझ में आ जाएगा तो इनके जो न्यूमेरिकल्स है वो अपन एक टेक्नो टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने इसको कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं बात करूं यहाँ पे कि फंडामेंटल बैंड्स, फंडामेंटल बैंड, इसके लिए कौन कौन सी जो वाइब्रेशन लेवल है वो अलाउड होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना डेल वी इज इक्वल टू +-1। अगर इस तरह की जो ट्रांजिशन हो रहे हैं तो उन बैंड्स को अपन क्या बोलेंगे स्पेक्ट्रा में? फंडामेंटल बैंड बोलेंगे। दूसरी बात, अगर दूसरी बात आती है अपनी ओवरटोन बैंड की, ओवरटोन बैंड की मतलब इन बैंड के अलावा, इन ट्रांजिशन के अलावा जो भी ट्रांजिशन होंगे, जैसे कि जैसे कि डेल्टा वी इज इक्वल टू +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-4 हो सकता है एटसेट्रा। तो ये जो ट्रांजिशन होंगे इनको अपन ओवरटोन बैंड्स बोलेंगे, और अगर +-1 का ही ट्रांजिशन है तो उसको अपन फंडामेंटल ट्रांजिशन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए ट्रांजिशन है अपना +-2, तो इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट ओवरटोन बैंड। ये टर्मिनोलॉजी समझना आप, फर्स्ट ओवरटोन बैंड है, डेल्टा वी इज इक्वल टू +-3 है तो इसको अपन बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन बैंड, डेल्टा वी इज इक्वल टू +-4 है तो इसको बोलेंगे थर्ड ओवरटोन बैंड बोलेंगे। और ये जो सारे ओवरटोन बैंड्स है ये कहां से? ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन, ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन होता है इनमें। सारे ओवरटोन बैंड कौन से होंगे? ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन होते हैं। क्लियर है मुद्दा? चलिए एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं इसका। देखिए एक एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल हो गया, चौथा, और ये पांचवा एनर्जी लेवल। ओके है? देखिए v इज इक्वल टू 0, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ओके है? अब मैं ट्रांजिशन की बात करूं, जीरो पॉइंट एनर्जी, इसको मैं जीरो पॉइंट एनर्जी भी बोल दूंगा।
इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी अपनी 1/2 ओमेगा बार ई माइनस 1/4 ओमेगा बार ई एक्स। ये अपन ने कैलकुलेट किया है, ये अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, ये लीजिए। ठीक है, इस ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो एनर्जी आती है अपनी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, इसमें अपन वाइब्रेशन लेवल v की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो अपने को ये एनर्जी मिलती है। क्लियर है यहाँ तक मुद्दा? ठीक है, इस लेवल की एनर्जी क्या होगी, इस लेवल की एनर्जी को मैं बोल दूंगा v की जगह अगर 1 रखूंगा तो 3/2 ओमेगा ई माइनस ये हो जाएगा 9/4 ओमेगा ई एक्स। देखिए करके देख लीजिएगा आप, अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, हाँ जी देखिए यहाँ पे 1 रखता हूँ, 1 प्लस हाफ तो ये 3/2 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस हाफ 3/2, और 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4। क्लियर है तो बात आगे? ठीक है, ये एनर्जी कितनी हो जाएगी 5/2 ओमेगा ई माइनस 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 ओमेगा ई एक्स। इसी तरह से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी 7/2 ओमेगा ई माइनस ये हो जाएगा 49/4 ओमेगा बार ई एक्स। और इसी तरह से अपन इसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ट्रांजिशन की। देखिए सबसे पहला ट्रांजिशन अगर मैं बात करूँ जीरो से अपना, अगर फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रहा है जीरो से अपना फर्स्ट में ट्रांजिशन, ओके, तो इस ट्रांजिशन को अपन बोलेंगे, हाँ जी, इस ट्रांजिशन को अपन क्या बोलेंगे फंडामेंटल। फर्स्ट फंडामेंटल बैंड। देखिए एक बार आप वापस पीछे आ जाइए, फंडामेंटल बैंड अपन किनको बोल रहे हैं +-1 को बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप का ट्रांजिशन, दूसरे टाइप का ट्रांजिशन अपन बात करते हैं जीरो से लेके ये ट्रांजिशन +-2। ठीक है, +-2 को अपन क्या बोल रहे हैं फर्स्ट ओवरटोन बोल रहे हैं, इसको क्या बोल देंगे फर्स्ट ओवरटोन। ओके, दूसरा दूसरे ट्रांजिशन की बात करते हैं जीरो से लेके जीरो से लेके 2 में, सॉरी जीरो से लेके 3 में, तो इस ट्रांजिशन को क्या बोल दूंगा मैं सेकंड ओवरटोन। और अगर मैं ट्रांजिशन की बात करता हूँ जीरो से लेके अपना 4 में, तो इसको बोल देंगे अपन थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन बोल देंगे। तो ओवरटोन का मीनिंग समझ में आ गया, जीरो से स्टार्ट होती है 2 में चली जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। जीरो से स्टार्ट होके 3 में चली जाती है सेकंड ओवरटोन, जीरो से स्टार्ट होके 4 में चली जाती है थर्ड ओवरटोन, इसको अपन बोलते हैं। एक अपना ट्रांजिशन है फर्स्ट फंडामेंटल बैंड, जीरो से स्टार्ट होकर 1 में चली जाए। ठीक है, अब दूसरा, दूसरे इसमें डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन भी अपने को देखने को मिलेंगे, जैसे कि हाँ जी फर्स्ट से अपना सेकंड, अगर ट्रांजिशन ये हो रहा है फर्स्ट से सेकंड, तो इसको अपन बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे फोर्थ बैंड, इसको अपन क्या बोलेंगे फोर्थ बैंड अपन इसको बोलेंगे। और अगर ट्रांजिशन ट्रांजिशन अपना क्या हो रहा है सेकंड से थर्ड में हो रहा है, क्योंकि ये भी तो अलाउड ट्रांजिशन है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे
सेकेंड हॉट बैंड। बस ये अपने को टर्मिनोलॉजी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये अपने को डायग्राम अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन इजीली जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। एक अपने बात आती है कि जो आवर टोन होती है वो जीरो से स्टार्ट क्यों होती है, क्योंकि अपन बात करते हैं, देखिए जो अपने को बैंड्स मिलते हैं, पीक्स मिलते हैं, ठीक है, वो अपने वोल्ट्जमान जो पॉपुलेशन थ्योरी में भी पढ़ा था कि मैक्सिमम पॉपुलेशन से ही ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस है, ठीक है, वाइब्रेशन लेवल जीरो है, तो वहां पे जीरो वाइब्रेशन लेवल पे मॉलिक्यूल्स का जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम होता है, फर्स्ट वाले एनर्जी लेवल में कम होता है, सेकंड में और भी कम होता है। तो जो भी ओवरटोन ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है, या फिर फंडामेंटल बैंड्स होती है, वो जीरो से अपन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो अपन एक चीज बोल सकते हैं, जो फंडामेंटल बैंड है उनका जो मल्टीपल होता है उन्हीं को अपन ओवरटोन बैंड्स भी बोलते हैं। क्लियर है? चले आगे। देखिए फंडामेंटल बैंड्स, सब बैंड्स की अपन ट्रांजिशन एनर्जी एनर्जी की बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन एनर्जी या पोजीशन ऑफ बैंड, ट्रांजिशन एनर्जी, या फिर इसको बोल दूंगा मैं पोजीशन ऑफ बैंड। देखिए स्टूडेंट, अपन सबसे पहले यहाँ पे ले फंडामेंटल बैंड। फंडामेंटल बैंड, फंडामेंटल बैंड अपनी कौन सी है? जीरो से स्टार्ट होके कौन सी है? वन। इसी बैंड को अपन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एनर्जी कितनी है अपनी? इसके लिए एनर्जी कितनी है, या फिर मैं इस एनर्जी की बात करूं, ट्रांजिशन एनर्जी की, डेल्टा ई, ये अपनी क्या हो जाएगी? ई वी प्लस वन माइनस ई वी, इसी को अपन बोलेंगे। और इसका जो डिफरेंस अपने को मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा ई वन माइनस टू एक्स सी वी प्लस वन। शेयर कर सकते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको क्या मिलेगा? ओमेगा, देखिए 3/2 में हाफ गया, एक बचा, ओमेगा ई, ठीक है। फिर वन माइनस टू एक्स सी वी प्लस वन। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दूसरी। फंडामेंटल बैंड, फंडामेंटल बैंड में जो फंडामेंटल बैंड होती है वो अपन इसमें अपन देखते हैं फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट फंडामेंटल बैंड, हॉट बैंड एंड सेकंड हॉट बैंड। तो फंडामेंटल बॉन्ड, देखिए फर्स्ट फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट फंडामेंटल बैंड, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पे अगर मैं इसको करेक्शन करूं तो फंडामेंटल बैंड मेरे लिए क्या होगी? वी से वी प्लस वन, वी से, तो थोड़ा मैं अगर सुधारूं तो क्या हो जाएगी? वी प्लस वन। ओके, हाँ जी, ये फंडामेंटल बैंड होती है कंप्लीटली, ठीक है। और फर्स्ट फंडामेंटल बैंड क्या होती है? फर्स्ट फंडामेंटल बैंड होती है अपनी वी जीरो से वी वन तक होती है, इसको अपन फर्स्ट फंडामेंटल बैंड बोलते हैं। ये फंडामेंटल बैंड की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, डेल्टा वी प्लस वन। इसमें से अपन डेल्टा वी अपन माइनस करते हैं। कहाँ से अपन माइनस करते हैं? देखिए
ईबी अपना जो क्या आता है फॉर्मूला, ईबी अपना फॉर्मूला क्या आता है, ये वाला। ठीक है, इसमें एक बार तो वी रखो और एक बार v+1 रखो। ठीक है, तो आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको ये ध्यान रख लेना। ठीक है, कि जो फंडामेंटल जो बैंड है उसकी एनर्जी कितनी आती है, ये आता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट फंडामेंटल बैंड की। फर्स्ट फंडामेंटल बैंड, ये ट्रांजिशन हुआ और इसकी एनर्जी आ जाएगी डेल्टा ई इज इक्वल टू ओमेगा ई 1 - 2x। वी की जगह आप जीरो रख दो, वी की जगह पे जीरो रख दो। ओके है। दूसरा दूसरा अपने बात करते हैं हॉट बैंड की। और हॉट बैंड का मीनिंग्स क्या है, सेकंड फंडामेंटल बैंड भी बोल सकते हैं इसको। जो हॉट बैंड है इसी को अपन देखिए, ये फंडामेंटल फर्स्ट बैंड होगी, इसको मैं बोल सकता हूँ सेकंड फंडामेंटल बैंड। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सेकंड हॉट बैंड को थर्ड फंडामेंटल बैंड। क्लियर है, आगे इसी तरह से चलता रहता है। तो इसमें क्या है, v=1 से v=2 में जाएगा और v की जगह अपने को 1 रखना है। तो डेल्टा E=, ओमेगा ई 1 - 2x और ई की इसकी b की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, तीसरा तीसरा मैं बात करता हूँ सेकंड हॉट बैंड। सेकंड हॉट बैंड, और सेकंड हॉट बैंड को अपन क्या बोलते हैं, थर्ड फंडामेंटल बैंड बोलते हैं। और सेकंड हॉट बैंड का मीनिंग्स v=2 से 3 में जाएगा ट्रांजिशन, और यहाँ पे अपन 2 रख देंगे v पे। तो डेल्टा E=, ओमेगा ई 1 माइनस, यहाँ पे 2 रखेंगे 3, ये हो जाएगा 6x। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। देखो, फर्स्ट फंडामेंटल बैंड उसके लिए 2x, सेकंड के लिए 4x और थर्ड के लिए 6x, या फिर हॉट बैंड के लिए 4x और सेकंड हॉट बैंड के लिए 6s। अब बात करें अपन ओवरटोन बैंड की। ओवरटोन बैंड्स, ये क्या होती है अपनी ट्रांजिशन, अगर होता है +-2 +-3 या फिर +-4 एटसेट्रा चलता रहता है। इसमें भी अगर मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट ओवरटोन बैंड, फर्स्ट ओवरटोन बैंड ये क्या होता है अपना, ये क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और क्या होता है 2 पे चला जाता है। ठीक है, तो जो इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी है डेल्टा E=E2 - E0। ये क्या होती है अपनी 2 ओमेगा ई -3x। याद कैसे करना है इसको, ओमेगा ई 2 है तो यहाँ पे 3 है। ओके, सेकंड सेकंड और टोन बैंड, सेकंड और टोन बैंड क्या होगी अपनी, v=0 से v=3। तो जो इसकी एनर्जी डिफरेंस है, इसकी ट्रांजिशन एनर्जी या फिर पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगी E3 - E0 ये हो जाएगा अपना 3 ओमेगा ई और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 4x। क्लियर है, ये 3 है तो ये 4 है। इस तरह से अपन ध्यान रखेंगे। और अगर मैं बात करूं थर्ड ओवरटोन बैंड की, थर्ड ओवरटोन बैंड की, तो क्या हो जाएगी v=0 से v=3 हो जाएगा। और इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा अपना, 4 से स्टार्ट होना है, मतलब 4 ओमेगा ई और 1 - 5x। बिल्कुल सिंपल है, याद कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो अलग अलग टाइप के मैंने ट्रांजिशन आपको बताए, जिसमें अलग अलग टाइप की मैंने आपको जो पोजीशन है, एनर्जी पोजीशन, वो बताई। अब देखिए, अब अपन एक कॉमन क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और किस तरह से अपन एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखिएगा। अपने को दे रखा है द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, एंड एन हार्मोनिक कांस्टेंट, एन हार्मोनिक कांस्टेंट ऑफ एल्किल क्लोराइड, कुछ भी दे सकते हैं मॉलिक्यूल्स, आर 300 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 0.0025 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट। अपने को क्या दे रखा है इसमें, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, ये रही अपनी 300, और जो कांस्टेंट है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 0.0025। अपने को क्या क्या चीज कैलकुलेट करवा रहे हैं, सबसे पहले पोजीशन ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल बैंड, शॉर्ट में लिख दूं। सेकंड आपको कैलकुलेट करवा रहा है पोजीशन ऑफ हॉट बैंड, थर्ड आपको कैलकुलेट करवा रहा है पोजीशन ऑफ फर्स्ट ओवरटोन बैंड, वो भी लिख देते हैं। चौथा आपको कैलकुलेट करवा रहा है पोजीशन ऑफ सेकंड ओवरटोन बैंड, और 5 नंबर पे आपको करना है पोजीशन ऑफ थर्ड ओवरटोन बैंड। इसके बाद में 6 पे करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाँ जी। 7 नंबर पे करना आपको, 7 नंबर पे 0 पॉइंट एनर्जी। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन वन बाय वन करके। पोजीशन ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल बॉन्ड, क्या होती है पोजीशन ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल बॉन्ड, देखिए मैंने आपको करवा रखी है, ये लीजिए, ये फॉर्मूला अपने यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और सबके अपने को ध्यान होनी चाहिए। ये फॉर्मूला अपना क्या कहता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ओमेगा ई 1 माइनस 2 सी, और ओमेगा ई फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 300, और 1 माइनस 2 अक्सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.0025। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा आपको निकालना है हॉट बैंड, का फॉर्मूला, फर्स्ट हॉट बैंड का फॉर्मूला क्या है अपना, डेल्टा इज इक्वल टू, आप पीछे देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हॉट बैंड ये वाला है, ओमेगा ई बार 1 माइनस 4 दोनों डाटा आपको दे रखे हैं, ये 300, ये 1 माइनस 4 इंटू 0.0025। सॉल्व कर लेना इसको। फर्स्ट ओवरटोन बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3 दोनों डाटा गिवन है, मतलब ये तो आपको ओमेगा ई गिवन है, ये आपको अक्सी गिवन है, निकाल लेंगे आंसर। सेकंड का क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू 3 ओमेगा ई और 1 माइनस 4 इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 4 ओमेगा ई 1 माइनस 5 दोनों डाटा गिवन है, रख लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब बात करता हूँ मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इंपॉर्टेंट है भैया। फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू ओमेगा ई अपॉन 4 इसकी वैल्यू 300 अपॉन 4 इंटू 0.0025। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट एनर्जी। अब बात करते हैं अपन 0 पॉइंट
एनर्जी। देखिएगा 0 पॉइंट एनर्जी मैंने आपको बताई है। हाँ जी, ये अपनी 0 पॉइंट एनर्जी है। 0 पॉइंट एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ओमेगा ई बार माइनस 1/4 ओमेगा ई एक्स। ओमेगा ई की वैल्यू रख दो, ओमेगा ई एंड ये रख दो, ठीक है, अपना काम हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपन ने क्या देखा, अपन ने ओवर मिला के ये चीज देखा कि जो भी ट्रांजिशन है, हाँ जी, जो भी ट्रांजिशन अपन ने देखे ऑल ओवर मिला के अपने को फंडामेंटल बैंड्स मिले और ओवरटोन बैंड्स मिले। फंडामेंटल बैंड्स जिसमें +-1 का ट्रांजिशन होता है, और ओवरटोन बॉन्ड जिसमें +-2 +-3 +-4। +-2 का होता है फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन बैंड, +-3 का सेकंड ओवरटोन बैंड, +-4 का थर्ड ओवरटोन बैंड। और ये जो ओवरटोन बैंड वाले ट्रांजिशन है 0 से होते हैं, फंडामेंटल बैंड वाला ट्रांजिशन भी 0 से होता है। अब मैं बात करता हूँ हॉट की। हॉट बैंड, हॉट बैंड आती है अपनी 1 से 2, फर्स्ट हॉट बैंड आ जाएगी। सेकंड हॉट बैंड आती है अपनी 2 से 3। सबके मैंने आपको एनर्जी के पोजीशंस, ट्रांजिशन एनर्जी के फॉर्मूले आपको बताए हैं, और इनको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया है। तो यहाँ तक अपनी बात आती है हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो छोटा सा पोर्शन ये रह जाता है, अपने को डायरेक्ट अप्रोच करनी है कि एग्जाम में किस तरह से अपने को क्वेश्चन आए और किस तरह से अपने को सॉल्व करना है। बाकी आप अगर थ्योरेटिकल चीज़ों की आप पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल आराम से किसी भी बुक में उठा के पढ़ सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आप समझना, जो कि मैंने आपको बताया हार्मोनिक एंड एन हार्मोनिक में क्या क्या चीजें होती हैं। एन हार्मोनिक में क्या होता है, बॉन्ड डिसोशिएट हो जाता है, तो वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो उतनी एनर्जी उसमें कम होती है, ठीक है। और हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है वो ज्यादा होती है, और उससे कम होती है माइनस डिसोसिएशन एनर्जी की एनर्जी होती है। सारा मैंने आपको एक तरह से समझा दिया है। तो आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।